नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10। और आज हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मनीष कौशिक, जो जयपुर से हैं और हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और इनसे चर्चा करेंगढ़। पहले भी हमने एक आधे घंटे की वीडियो बनाई थी जिसमें कैंसर के ऊपर बनाई थी कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है। आज हमारी जो स्पेशल वीडियो है, हनुमानगढ़ में जो पानी आ रहा है, जो पानी की वजह से भी कैंसर के पेशेंट ज़्यादा है। और पंजाब से अगर हम देखें तो यहाँ से पंजाब से ट्रेन जाती है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट बीकानेर ट्रेन जाती है। कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और खान पान जो यहाँ का है उसकी वजह से भी कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। और जो मैंने अभी 2-3 महीनों से जो मैंने सर्चिंग की है और मैंने जितने भी डॉक्टर हैं कैंसर के, उनसे जो मैंने वार्ता की है और उसके अंदर जो निकल के आया है, पेशेंट मर रहे हैं वो डर की वजह से मर रहे हैं, ना कि बीमारी की वजह से। तो आज मेरे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं मनीष कौशिक, इनसे जानते हैं कि कैंसर पेशेंट क्यों मर रहे हैं, कारण क्या है और अपने किस हद तक उनके इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, पहले स्वागत हो आपका। नमस्ते खत्री जी, कैसे हैं? बढ़िया। डॉक्टर साहब, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, हमने इस बात पे कवर किया था, जो किया था हमने, उसमें ये किया था कि कैंसर क्यों होता है और कैसे होता है। आज का जो हमारा मेन जो मोटिव है वो ये है कि हनुमानगढ़ का खान पान पूरे एरिया का ही है, लेकिन हनुमानगढ़ में जो पानी आ रहा है उसकी वजह से भी केमिकल मुक्त पानी आ रहा है। और जैसे सब्जियां, फ्रूट वगैरह है अपने, ये भी जो खा पी रहे हैं ये भी केमिकल में है। और कैंसर के जो मैंने पेशेंट देखे हैं सर, वो मैंने डर की वजह से देखा मरता हुआ, हालांकि मैंने ये नहीं देखा बीमारी से मरता है। तो आप बताइए डॉक्टर साहब इसके बारे में। उसमें ऐसा है कि डेफिनेटली जो आज की डेट में हमारा खान पीना है और जो भी बाजार से हम फ्रूट सब्जी जो भी आइटम आप कह लो, मिठाई ले लो, दूध वगैरह ले लो, मोस्टली उसमें क्या है कि कोई ना कोई केमिकल यूज़ करके ही उसको प्रोडक्शन किया जा रहा है। और केमिकल्स बेसिकली हमारी बॉडी के लिए नहीं बने हैं। एक इन जनरल हमारी बॉडी की कैपेसिटी है कि उसको हमारा लीवर और हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, बट अगर वो हमारी लाइफस्टाइल में डेली रूटीन में हम उसको यूज़ करते हैं तो उतनी क्वांटिटी मात्रा जो कि हम डेली कंज्यूम करें हमारी बॉडी उसको शायद झेल नहीं पाती है। और वो कहीं ना कहीं जाके हमारा जो एक बेसिक बॉडी का जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप, उस पर डैमेज करती है और उससे ही अल्टीमेटली हमारे जो कैंसर बनने का एक कारण रहता है। आपने दूसरा जो पूछा कि मरीज डर से ज़्यादा इसमें मर रहे हैं रेदर देन की ट्रीटमेंट से, बिल्कुल ये कुछ हद तक सही भी है। और स्पेसिफिकली एक पेरिफेरल एरिया कह लें, या जैसे हमारा राजस्थान का एक पेरिफेरल एरिया है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, तो लोग एक्चुअली क्या है कि जागरूकता की कमी है। लोग बीमारी को जो 20 साल पहले, 25 साल पहले, सालों पहले जब कैंसर के बारे में सुनते थे और कैंसर के नाम से डर जाते थे, वैसा ही कुछ अभी भी है। जबकि बीमारी के इस कैंसर के बीमारी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, ट्रीटमेंट काफ़ी चेंज हुआ है। सर्जरी कह लो, कीमोथेरेपी कह लो, रेडिएशन थेरेपी कह लो, काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, जिनसे कि जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन और जो मॉर्बिडिटी होती है इलाज के चलते, वो काफ़ी कम हुई है और परिणाम जो है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो लोगों में प्रॉब्लम यह है कि जागरूकता अभी नहीं है इस बारे में, और वो अभी भी जो पुराने दिनों की जो बातें थी, जब हमारे पास इतने अच्छे डायग्नोसिस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सर्जिकल जो हमारी टेक्निक थी उनमें भी मॉर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। कीमोथेरेपी, जो पुरानी कीमोथेरेपी थी, उनसे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते थे, पेशेंट से झेले नहीं जाते थे। रेडिएशन थेरेपी में कोबाल्ट से रेडिएशन थेरेपी दी जाती थी, तो उससे भी साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते थे। आज की डेट में अगर हम सर्जरी की बात करें तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपी से, रोबोटिक से सर्जरी होती है, तो पेशेंट को जो सर्जरी से रिलेटेड जो तकलीफें होती है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। कीमोथेरेपी में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, टारगेटेड थेरेपी यूज़ हो रही है, इम्यूनोथेरेपी यूज़ हो रही है, जिनके परिणाम अच्छे हैं कैंसर के लिए, और साइड इफेक्ट कुछ हद तक काफ़ी कम हुए हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी कोबाल्ट का यूज ऑलमोस्ट आज की डेट में बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर यूज होता है। सीटी स्कैन गाइडेड, इमेज गाइडेड और काफ़ी एडवांस तकनीकों द्वारा रेडिएशन दी जाती है, जिससे कि जो हमारा टारगेटेड एरिया है जहाँ पे कैंसर है वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर डोज दी जाए, और जो नॉर्मल जो टिश्यू है, नॉर्मल एरिया है, वहाँ पे रेडिएशन की डोज ना जाए।
तो उससे परिणाम जो है कैंसर के अच्छे आते हैं और जो साइड इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये एडवांसमेंट और ये रिजल्ट स्वरूप जो चीज़ें हुई हैं वो अभी लोगों में जागरूकता उनकी नहीं है। तो ये अगर जागरूकता आती है कि आज की डेट में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है कि जिनसे तकलीफें कम होती हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो शायद ये जो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर शायद बदलाव आएगा कि डर इतना नहीं है, और इससे अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो इलाज करवाते हैं तो आउटकम अच्छे हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर मैं बात करूं, जो कि आज की डेट में महिलाओं में सबसे प्रमुख कैंसर है हमारे देश में, अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है किसी मरीज का तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी होती है। मरीज को कैंसर की वजह से मतलब अपना जीवन नहीं खोना पड़ता है। जो नेचुरल कॉज से प्राकृतिक जो मृत्यु होती है, जब भगवान की जो एक हम बोलते हैं कि डेट होती है उसी अकॉर्डिंगली होती है, अदरवाइज कैंसर से उसमें मृत्यु नहीं होती है। डिपेंड कि हमारा जो डायग्नोसिस है वो सही टाइम से हो और इलाज प्रॉपर स्टैंडर्ड गाइडलाइन से हो। जैसा कि मैं आपसे मिला था डॉक्टर साहब, लगभग 2 महीने हो गए होंगे इस बात हाँ जी। को। और जब हम मिले थे तो मैं पापा जी के लिए मिला था आपसे। तो लास्ट में जब हम आपने भी ट्रीटमेंट के लिए बोल दिया, डॉक्टर ने भी बोल दिया, लास्ट में जब उनकी मृत्यु हुई वो हार्ट फेल से हुई, मल्टी डैमेज, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले खाना छोड़ दिया था। तो मैंने भी ये देखा कि खाना, कैंसर का पेशेंट देखें तो खाना क्यों छोड़ रहा है, कारण क्या है उसका, भी क्या खाने की इच्छा नहीं होती, या उसके दिमाग में ये जच गई कि मेरे को कैंसर हो गया है, या मुझे भी अब खाना नहीं चाहिए, या खाना नहीं खाया जा रहा है। तो इसकी क्या स्थिति है? उसमें खतरी जी 2 चीजें हैं। एक है कि अगर जब कैंसर लास्ट स्टेज में होता है और या कैंसर एडवांस स्टेज में होता है, तो कैंसर जो ट्यूमर है उससे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, और वो अल्टीमेटली हमारे ब्रेन सेंटर जहाँ से हमको भूख लगना महसूस होता है उनको डिप्रेस करते हैं। तो उसकी वजह से एक तो है कि भूख लगना कम हो सकता है, दूसरा जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर भी अफेक्ट डलता है, तीसरा है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी ये रहता है कि क्योंकि वो उस फेज तक ऑलमोस्ट काफ़ी ट्रीटमेंट के लिए ट्रेवल कर चुका होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में और हमारे राज्य में जो अभी कैंसर के प्रॉपर ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वो मोस्टली टायर 2 टायर 1 क्षेत्र में ही है। जैसे अगर आप हमारे एरिया की बात ले लो तो या तो मरीज को जाना पड़ेगा बीकानेर या जाना पड़ेगा जयपुर, ठीक है। तो एक है कि वो अब जैसे आपने अपने एग्जाम्पल में अपने पिताजी का लिया तो उनको प्रोस्टेट कैंसर जो कि ओल्ड एज की बीमारी है। अब उस उम्र में अगर मरीज इलाज के लिए ट्रेवल किया जा रहा है, इलाज के डेफिनेटली जो हमारे पास थेरेपी है उनके जो दवाई है, जो ट्रीटमेंट है, जो कैंसर को ख़त्म कर रहा है, वो साइड इफेक्ट भी अपने साथ लेके आ रहा है। तो मरीज को ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट हो रहा है, मरीज की उम्र है, मरीज को ट्रेवल भी करना पड़ रहा है। तो इतना सब होने के बाद में बहुत सारे मरीज मेंटली साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं। तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल फैक्टर भी रहता है कि मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं जो मल्टी फैक्टोरियल एक प्रोसेस होती है कि एक तो वो डिजीज प्रोसेस है जो मैंने बताया कि केमिकल रिलीज होते हैं और जिनसे कि भूख लगना और डाइजेशन पे इफेक्ट आता है, साथ में साइकोलॉजिकल मेंटली फैक्टर्स रहते हैं जिनसे कि अल्टीमेटली पेशेंट का जो खाने का जो भूख है वो कम रहती है, इंटेक बहुत ही कम हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि पेशेंट का जो ओवरऑल जो बॉडी का फिजिकली जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है कि वो ट्रीटमेंट झेलने लायक भी नहीं रहता है। क्योंकि हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट है उनके लिए मिनिमम एक बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये जो एंटी कैंसर थेरेपी है वो पेशेंट झेल सकता है। तो अब इन स्थिति में क्या होता है कि ओवरऑल पेशेंट की एक मेटाबॉलिज्म जो सारा कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है कि जहाँ पे बॉडी बनाने की बजाय बॉडी एनर्जी लेने के लिए अपनी ही जो ऑलरेडी जो कंजर्व फैट है या मसल्स है उनसे ब्रेकडाउन कर करके एनर्जी से काम चला रही होती है। तो उस फेज में बहुत सारी प्रोसेस एक साथ स्ट्रेस चलता रहता है। तो अब इन आपके जैसे एग्जांपल दिया हार्ट अटैक, वो तो एक मतलब उस टाइम क्या रहा होगा, हार्ट पे स्ट्रेस था या ऑलरेडी कोई कार्डियक डिजीज हिस्ट्री थी, वो देखना चाहिए। बट इन जनरल ये है कि जो आप बता रहे हो भूख नहीं लगना, उसमें मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस है। डिजीज जो बीमारी है उसकी वजह से भी है,
साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर पेशेंट को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? उस समय तो क्या है कि परिवार को भी समझ नहीं आती या पेशेंट को भी समझ में नहीं आता भी क्या करना चाहिए, उस समय पेशेंट को आपका सजेस्ट क्या है भी क्या करना चाहिए? उसमें मेरा यही सजेशन है कि आपको नियर बाय जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि वही एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है नियर बाय में जो डिसीजन लेंगे कि पेशेंट को हम आज की डेट में उनके लिए कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑप्शन है तो उस चीज़ के लिए पेशेंट सुटेबल है कि नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है और पेशेंट अगर उस ट्रीटमेंट के लिए फिट ही नहीं है तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये 2 फैक्टर का डिसीजन जब तक पेशेंट को हम नहीं देखेंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए फिट है और उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन है तो डेफिनेटली हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब उसके लिए ये है कि साइड वाइज हमको पेशेंट का जो फिजिकल स्टेटस है वो मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी भी है कि एक जो बेसिक बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होनी चाहिए। अब उसके लिए ये है कि पेशेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए जो हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड है वो भी बॉडी में इंटेक हो। उसके लिए ये है कि कुछ मेडिसिन है जिनसे भूख लगे और कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है कि जिनसे प्रॉपर पेशेंट को कम खाने में भी प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी। तो जैसा कि अभी खाने पीने की बात करें डॉक्टर साहब, जो हनुमानगढ़ में क्या अपने पूरे एरिया में खाना पीना जो अपना है वो सब केमिकल खाना पीना है और पानी भी यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, तो उनको कब कब चेक कराना चाहिए कि मुझे बॉडी को अभी कब तो पता लगता है कि या कैसे चेक कराना चाहिए कि मुझे कैंसर है या नहीं है या कोई भी बीमारी है? उसके लिए यही है कि एक चीज़ होती है स्क्रीनिंग, और जो कि कैंसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब कैंसर में तो नहीं है, बट जैसे अगर मैं बात करूं सबसे कॉमन कैंसर की, जैसे पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर हमारे देश में मुंह का कैंसर है। उसके लिए यह है कि सबसे जो रिस्क फैक्टर पॉजिटिव फैक्टर है वो है तंबाकू का उपयोग, जो खैनी जर्दा सुपारी ये जो तंबाकू वाले प्रोडक्ट खाने से होता है। तो अगर वो कोई पेशेंट है तो उनको साल में एक बार अपने नज़दीकतम फिजिशियन या ऑन्कोलॉजिस्ट से मुंह का परीक्षण करवाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेफिनेटली जब भी आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपको पहला जो सुझाव देते हैं कि आप इसका सेवन बंद करो, और आपको सबसे पहले वो जो उनका तंबाकू प्रोडक्ट का सेवन है वो बंद करना है, और उसके बाद में आपको जो वो स्क्रीनिंग है साल में एक बार कम से कम मुंह का परीक्षण होता है टॉर्च के द्वारा वो देखते हैं, वो जरूर करवाना। तो ये है कि पर्पज है कि अगर कहीं कुछ ऐसा है कैंसर वाला कुछ सस्पिशन है तो उसको हम बहुत अर्ली फेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग होती है जब कोई प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट खुद ही आता है, बट अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अभी हम एक जांच करके इस चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं वो स्क्रीनिंग है। तो मुंह का कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हो गई है कि मुंह का परीक्षण हम टॉर्च से मुंह को अंदर से अच्छे से देखते हैं। कहीं कुछ जैसे मुंह के कैंसर का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि मुंह में कोई घाव हो रहा है और जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, घाव भर नहीं रहा है, तो उसमें एक कैंसर होने की संभावना जाग जाती है। तो उसमें यह है कि आपको जांच करवानी होती है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जैसे ब्रेस्ट कैंसर सबसे प्रमुख कैंसर है, तो उसके लक्षण अगर हों तो आपको नियर बाय में जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट है उससे मिलना चाहिए। लक्षण की बात करें तो उसमें है कि ब्रेस्ट में कोई भी गांठ या गठान उत्पन्न होना और उसमें कोई परिवर्तन आना, साइज में बदलाव आना, धीरे धीरे गांठ के साइज बढ़ जाना, उसके ऊपर चमड़ी का लाल हो जाना या परतदार हो जाना या चमड़ी में घाव हो जाना या हमारे आर्मपिट में बगल में गांठ का महसूस होना, ये उसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो ऐसे कोई लक्षण है तो आपको नज़दीक से अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से राय लेनी चाहिए। इसमें भी अगर हम बात करें स्क्रीनिंग की तो आइडियली ये है कि एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अवेयरनेस होता है, जो कि 21 साल की उम्र के बाद हर लड़की को, महिला को अपने स्तन ब्रेस्ट के बारे में अवेयर होना चाहिए कि क्या अब नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है। तो उसके लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है कि वो खुद महीने में एक बार स्तन का परीक्षण अपने से खुद से करें, और अगर उनको कोई लक्षण जो कि अभी मैंने बताया ऐसा कुछ महसूस होता है या कुछ अब नॉर्मलिटी महसूस होती है तो अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर है उनसे जाके संपर्क करें सलाह लें। और एक होती है मेडिकल, जो डॉक्टर हम करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो अगर
वो भी करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री नहीं है कि घर में कुछ पहले से हिस्ट्री हो, तब तो ये है कि आपको आइडियली 21 की उम्र के साथ ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हिस्ट्री नहीं है, नॉर्मल लेडी है जिसको कोई पहले से हिस्ट्री नहीं है, बट ये है कि आज के टाइम में अगर स्क्रीनिंग करते हैं तो हम उसको चीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। तो 40 की उम्र के बाद में महिलाओं को क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट द्वारा, और एक जांच होती है जिसको बोलते हैं मेमोग्राम, वो साल में एक बार, 40 के बाद साल में एक बार मेमोग्राम करवाना चाहिए। तो इससे ये है कि अगर जो बीमारी आज नहीं है पर बहुत अर्ली स्टेज में है, जो कि अभी नहीं तो मरीज को पकड़ में आ रही है, नहीं डॉक्टर को पकड़ में आ रही है, वो जांच के द्वारा हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का फायदा ये है कि बीमारी को हम काफ़ी अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो उससे क्या है कि एक तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं करना पड़ता, और दूसरा जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उससे आउटकम बहुत अच्छे होने की संभावना होती है। देखिए सर, अगर बात करें हम आपकी भी, आप डॉक्टर के पेशे के अलावा भी आप काफ़ी जागरूकता कर रहे हैं और समाज सेवा ही कर रहे हैं अगर माने तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। हनुमानगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए आप अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और अगर आपसे किसी ने संपर्क करना हो और आपसे जानकारी लेनी हो तो आप कहाँ मिलेंगे उनको? हनुमानगढ़ गंगानगर के लोगों ने अगर आपसे संपर्क करना हो या वैसे आपसे संपर्क करना हो तो आप अपने नंबर दे दीजिए दर्शकों को, और प्लस आप अपनी जगह का बता दीजिए कहाँ मिलें। मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में नियमित रूप से बैठता हूँ। मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट जयपुर में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ, और मैं महीने के चौथे शनिवार को गंगानगर और हनुमानगढ़ में मेरी विजिट होती है। गंगानगर में मॉर्निंग 10 से 12:30 एजिलस डायग्नोस्टिक लैब है, वहाँ पे बैठता हूँ, और दोपहर 1:30 से 3:30 में हनुमानगढ़ जंक्शन में भगत सिंह चौक पे राज मेडिकल स्टोर मेडिकल पॉइंट पर मैं विजिट करता हूँ। और आपसे संपर्क करना हो, आपके नंबर या आपका ईमेल आईडी वगैरह अगर आप वो आप नीचे मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर मनीष कौशिक थे, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, और पूरा राजस्थान का और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ का भी नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा समाज सेवा भी कर रहे हैं अपने पेशे के अलावा, और लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से या कवरेज भी इन्होंने खूब करवाई है, तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं। कारण इनका यही है कि लोग जो कैंसर के पेशेंट हैं वो इनसे मिल भी सकते हैं, अगर कहीं भी जाएं तो वो अपना इलाज करवा सकते हैं, और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। कैंसर की दूसरी तीसरी स्टेज तक भी कैंसर के पेशेंट को बचाया जा सकता है, और चौथी स्टेज पे भी कैंसर के पेशेंट को ये कुछ समय तक जीवित रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह के साथ में, डॉक्टर के साथ रहें तो। और ये आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल पवन खत्री के साथ, कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।